डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का आगे का क्वेश्चंस करेंगे। तो आज कुछ कंसेप्ट्स करेंगे, कुछ वन मार्कर करेंगे और कुछ डिस्टिंक्शन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है कि एग्रीगेट डिमांड है क्या, एडी। डिफाइन एग्रीगेट डिमांड एंड स्टेट इट्स कंपोनेंट्स। तो हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड है क्या और उसका कंपोनेंट्स। तो कंसेप्ट को समझेंगे, बाद में आंसर लिखेंगे। तो हम क्या क्या लिखेंगे, कितना मार्क का क्वेश्चन आता है, एज यूजुअल ये डिस्कस करते थे हम पहले। एग्रीगेट डिमांड 1 मार्क देगा और कंपोनेंट्स के साथ जब आएगा टोटल 4 मार्क का होता है, तो कंपोनेंट्स 3 मार्क का है। या ये पूरा क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का आएगा। तो डिफाइन एग्रीगेट डिमांड एंड स्टेटेड कंपोनेंट जो है एक 4 मार्कर है। तो जिसमें से हम पहले डिफाइन करेंगे फिर कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो डिफाइन करने के लिए हमें कंपोनेंट समझना जो है हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये समझ जाएंगे तो डेफिनेशन आराम से हम अपने मन से लिख सकते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या है, एग्रीगेट का मतलब है टोटल। तो इकोनॉमी में कौन लोग सब डिमांड करते हैं कमोडिटी का, गुड्स का, सर्विसेज का, उन सब लोगों का डिमांड को हम टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज रेफ्रिजरेटर। तो ये जो गुड्स है रेफ्रिजरेटर, ये जो है पहले तो हमारे घर में चाहिए सामान वगैरह रखने के लिए कि ख़राब ना हो, ठंडा रखने के लिए। तो रेफ्रिजरेटर जब घर में आता है तो जब घर वाले खरीदते हैं तो ये जो डिमांड है ये एक हाउस होल्ड का डिमांड है। तो पहला चीज़ रेफ्रिजरेटर को हाउस होल्ड डिमांड किया इकोनॉमी में। दूसरा, यही सेम चीज़ अगर मैं अपने ऑफिस के लिए ख़रीदा तो ये मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये जो है ये फर्म का डिमांड हो गया। हाउस होल्ड जब भी खरीदता है वो क्यों खरीदता है, उसे यूज करेगा, उसे कंज्यूम करेगा। तो हाउस होल्ड का डिमांड को कंजम्पशन डिमांड बोलते हैं और फर्म का डिमांड को इन्वेस्टमेंट डिमांड बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस में जो भी लगाया वो मैं सब इन्वेस्ट किया। तीसरा चीज़, ये तो मैं था, मैं कौन, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल था जो बिजनेस कर रहा था। उसी तरह गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस जाओगे, स्टाफ लोगों के लिए पानी पीने के लिए वहाँ पर जुगाड़ है, तो वहाँ पर भी अगर रेफ्रिजरेटर पड़ा है तो वो जो चीज़ का डिमांड किया वो कौन किया, वो गवर्नमेंट किया। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये जैसे ऑफिस में है पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट का ये कंजम्पशन डिमांड। अगर मार्कर खरीदा गवर्नमेंट, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, तो छोटा मोटा आइटम खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं कंजम्पशन डिमांड। अगर गवर्नमेंट गाड़ी खरीदा स्टाफ लोगों को लेने जाने के लिए, बस, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो ये जो गवर्नमेंट का डिमांड है या तो ये कंजम्पशन पर्पस के लिए हो सकता है या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो सकता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर और कौन खरीदेंगे, तो कोई भी कमोडिटी हो, यहाँ तो रेफ्रिजरेटर उठा लिए, कोई भी चीज़ हो। तो ये जो इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर है, हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट, और एक सेक्टर है वो है नेट फॉरेन डिमांड। नेट फॉरेन डिमांड क्या, जैसे कोई अमेरिकन आया इंडिया घूमने, समोसा खाया, तो भाई हमारा सामान यूज़ किया, हमारा गुड्स का डिमांड किया, तो वो फॉरेनर था तो ये फॉरेन डिमांड हुआ। उसी तरह हम भी जाते हैं तो वहाँ बर्गर खा लिए। तो उसी तरह जो भी फॉरेनर आते हैं यहाँ का गुड्स खरीदते हैं, हम भी जब बाहर जाते हैं शॉपिंग करते हैं तो वहाँ का गुड्स खरीदते हैं। तो इसीलिए X माइनस M, X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट और M स्टैंड फॉर इम्पोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट फॉरेन डिमांड। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट का मतलब बताया था टोटल। तो AD इज इक्वल टू C, हाउस होल्ड का कंजम्पशन डिमांड, I फार्म का इन्वेस्टमेंट डिमांड, प्लस G गवर्नमेंट का या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, प्लस X माइनस M इज योर नेट फॉरेन डिमांड। तो ये एग्रीगेट डिमांड का 4 कंपोनेंट हो गए, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड और नेट फॉरेन डिमांड। और एक इक्वेशन भी लिख दिए, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो ये इक्वेशन हमें 1 मार्क दे देगा।
कंपोनेंट्स हम एक एक लाइन भी लिख देंगे, फिर हम इसका एक डायग्राम बना देंगे और इसका डेफिनेशन लिख देंगे। तो डेफिनेशन क्या समझे, एग्रीगेट डिमांड मतलब इकोनॉमी का ये जो अलग अलग सेक्टर है, सो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। तो ये हो गया डेफिनेशन, मतलब एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर या एक फिस्कल ईयर में ये जो अलग अलग सेक्टर है उनका डिमांड को टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा एग्रीगेट डिमांड। अब इसका एक डायग्राम कर लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड अभी हम पढ़े क्या, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो यहाँ पे हम G और X माइनस M हटा दिए। यहाँ पे G और X माइनस M क्यों हटाए, क्योंकि बताया था गवर्नमेंट जो है या तो कंज्यूम करेगा या इन्वेस्ट करेगा। उसी तरह जो फॉरेन डिमांड आएगा सेम या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होगा या इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसीलिए AD को C प्लस I भी बोलते हैं। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे, I जो है एक पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स रहता है कि गवर्नमेंट सोचा 1000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेंगे, सड़क बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, जो भी है तो वो उतना ही रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। लेकिन जो कंजम्पशन है तो कंजम्पशन इनकम से रिलेटेड है। लेकिन इनकम अगर सपोज एक इंडिविजुअल के लेके समझते हैं, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अगर मेरा इनकम 0 होगा तो भी मैं कंज्यूम करूँगा, नहीं तो मर जाऊँगा। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग जो है जिंदा हैं, क्यों, क्योंकि उनका इनकम 0 है लेकिन पापा के पैसे से खा रहे हैं या मम्मी के पैसे से खा रहे हैं। तो इनकम 0 होने से भी कंजम्पशन होता है, तो इसीलिए कंजम्पशन विल स्टार्ट फ्रॉम द Y एक्सिस और ये जो है ये बढ़ता गया। क्यों, क्योंकि इनकम जैसे बढ़ता जाएगा कंजम्पशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम, जो हम पहले क्लास में कंजम्पशन फंक्शन में पढ़े थे। तो ये हो गया AD का डायग्राम। ये डायग्राम हमें 1 मार्क देगा। हम पढ़े क्या, हम पढ़े डेफिनेशन जो हमें 1 मार्क देगा, हम लिखेंगे कंपोनेंट्स जो हमें 1 मार्क देगा, हम लिखेंगे इक्वेशन जो हमें 1 मार्क देगा, हम बनाएंगे डायग्राम जो हमें 1 मार्क देगा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ मिस हो गया तो एग्जामिनर जो है 1 मार्क आपका खा जाएगा, क्योंकि हमेशा वो भूखा रहता है। तो ये जो है डायग्राम ख़त्म, हमारा AD जो है और उसका कंपोनेंट्स ख़त्म। तो कंपोनेंट्स में मैं रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल दिया था, उसी तरह कोई भी कमोडिटी का एग्जांपल देके 1 लाइन हाउस होल्ड का, 1 लाइन गवर्नमेंट का, 1 लाइन फर्म का, सब हम लिख देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट AD एंड इट्स कंपोनेंट्स। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम डिस्टिंक्शन। ये है 3 मार्क का। तो ये जो 3 मार्क का है, बुक में अगर पढ़ेंगे हमें 1 लाइन मिलेगा, तो इसको 3 पॉइंट बना के हम कर रहे हैं ताकि 3 मार्क का आए तो हम अलग अलग लिख के 3 पॉइंट ले लें। तो जब भी हम डिस्टिंक्शन करते थे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हमेशा लिखते थे, क्योंकि वही तरीका है पूरा स्कोर करने के लिए। और पहला पॉइंट एज यूजुअल हमारा डेफिनेशन है। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में 2 इम्पोर्टेंट वर्ड है, एबल एंड विलिंगनेस। तो अगर इफ़ पीपल दे आर एबल टू वर्क, काम कर सकते हैं, एंड दे आर विलिंग टू वर्क, और काम करने का इच्छा भी है, बट दे आर अनेबल टू फाइंड एनी सूटेबल वर्क, देन दे आर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। ये आ गया हमारा, पीपल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट अनेबल टू फाइंड एनी सूटेबल वर्क, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी में क्या है, दे आर एबल टू वर्क, काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, लेकिन काम करना नहीं चाहते। जैसे कि USA में अगर आप लोग घर में बैठोगे, ठीक है, काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, बीमार पड़ोगे तो मेडिकल अलाउंस मिलेगा, बुढ़ा हो जाओगे तो ओल्ड एज पेंशन मिलेगा। भाई तो सब चीज़ मिलेगा तो काम करने का ज़रूरत क्या है। दे आर एबल टू वर्क बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, लेकिन वो इंडियन से ज़्यादा मेहनती होते हैं। क्यों, क्योंकि वो बेसिक नीड कुछ अचीव नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े की तरह बस जी सकते हैं, बेयर मिनिमम गवर्नमेंट देगा। ये नहीं कि भाई गवर्नमेंट उन्हें जो है मज़े कराएगा, जैसे सुलेमान खान मज़े कर रहा था ड्रग्स लेके। तो ऐसे कुछ भी जो है ऐसा फ्री में नहीं मिलेगा, उनको जो है करना पड़ेगा,
मेहनत कुछ अचीव करने के लिए। बेसिक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का जो सेकंड पॉइंट है एग्जाम्पल उसमें आ गया यूएसए। इसीलिए एग्जाम्पल देके बताया था, जब सब चीज़ फ्री में मिल रहा है तो अगर कीड़े मकोड़े की तरह जीना है तो फिर काम नहीं करना है। और यहाँ तो मेरा भारत महान, ठीक है, पीपल आर एबल टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क बट अनएबल टू फाइंड एनी सुटेबल वर्क। तो एग्जाम्पल हो गया। लास्ट पॉइंट, इलाज क्या है। देखो, अगर कोई काम करना नहीं चाहता तो उससे किसी का बाप भी काम नहीं करवा सकता, तो इसीलिए वहाँ कोई इलाज ही नहीं है, बस हम ज्ञान दे सकते हैं। दैट इज़ मोरल सुएशन जो हम पढ़े थे, परसुएडिंग पीपल, जैसे बुश आके बोला था जब वर्ल्ड सेंटर कोलैप्स हो गया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कि भाई पार्टी करो, गाना गाओ, तबला बजाओ, डांस करो। तो ऐसे परसुएड कर सकते हैं अमिताभ बच्चन जैसे आके 2 बूंद जिंदगी के। तो ये सब चीज़ जो है दे आर परसुएडिंग पीपल। तो यहाँ पर वही समझा बुझा सकते हैं, भाई बता सकते हैं भाई काम करना ज़रूरी है, अच्छा है, हेल्दी रहोगे और कमाओगे भी। तो यहाँ पर रेमेडी वही है, इन केस ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सो वी कैन ओनली परसुएड। लेकिन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इंडिया में है, रिसोर्सेज बहुत है, सब यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो हम एग्रीगेट डिमांड जो है, वी कैन रेज द एग्रीगेट डिमांड as it is not sufficient to induce fuller utilization of resources। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उनका जब फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं यूज करके। प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ये अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन या तो 3 का आएगा या 4 मार्क का आएगा। फिर से डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ये क्या है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, INV डॉट, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, सारे बच्चों को पता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पैसा लगाना। तो ये जो पैसा हम लगाते हैं किस लालच में लगाते हैं, तो मोटिव जो है वो बताता है कि भाई ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस मतलब क्या, इन्फ्लुएंस। ठीक है, बाबा जी आए, बोले भाई एक टांग पे खड़े होके भगवान को बुलाओ, कल तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तो एक टांग पे खड़े हो गए हम, तो ये हमें इन्फ्लुएंस किए। तो उसी तरह यहाँ पे मोटिव क्या है, जैसे वहाँ पे पैसा था, यहाँ पे भी पैसा मोटिव है। अगर पैसा के लालच में, पैसा कमाने के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड बाय अ प्रॉफिट मोटिव, ऑल सच इन्वेस्टमेंट आर रिगार्डेड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, प्रॉफिट वर्ड इज़ मोर देन अनफ। ऑटोनमस, भाई ऑटोनमस मतलब पूरी आज़ादी। इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो कोई मोटिव, कोई लालच वालच कुछ नहीं है। तो हियर द इन्वेस्टमेंट इज डन विथ ए सर्विस मोटिव। यहाँ सर्व करने के लिए, पैसा को देख के नहीं किया जाता, तो वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है। तो लालच तो जो है हर इंसान में होता है, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हर इंसान करता है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो सेकंड पॉइंट है दैट इज एक्ट, दिस इज द एक्ट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये जो कैपिटलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, प्रॉफिट के लालच में जो पैसा लगाते हैं उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऑटोनमस क्या है, ये तो भाई भगवान ही कर सकते हैं ना, जिनको कोई लालच नहीं है सेवा करने के लिए। तो भगवान जो है हमारा गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर एक्ट कौन करता है, तो दिस इज द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक मार्क मिल गया। बस प्राइवेट इंडिविजुअल याद रखना है और गवर्नमेंट वर्ड याद रखना है, 1 मार्क के लिए मोर देन एनफ है। तीसरा पॉइंट, नेचर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है पैसा के लालच में होता है, जितना पैसा मिलता जाएगा उतना ज़्यादा हम लगाते जाएंगे। तो ये इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। और उल्टा, इनकम अगर कम होगा तो ये कम होगा। लेकिन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। भाई गवर्नमेंट को रोड बनाना है तो बनाएगा, वो रिटर्न नहीं देखेगा कि कितना गाड़ी यहाँ पे चल के मुझे टोल टैक्स देंगे। तो यहाँ पर इट इज़ डन इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इट रिमेन्स द सेम, यानी कि फ़ायदा हो रहा है तो और एक रोड फालतू बना देंगे।
तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का 3 मार्क दे दिए। एक डायग्राम करेंगे और 4 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, और यहाँ पे ये जो है पैरेलल होगा कि इन्वेस्टमेंट देखो उतना ही है, इनकम चाहे कितना भी बढ़ जाए। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस वर्सेस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम 2 1 मार्कर करते हैं, एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। ये जो एक्स एंटी वर्ड का मतलब अगर हम समझ जाएंगे तो हम एक लाइन लिख देंगे और हमारा 1 मार्कर आएगा, तो हम कर सकते हैं। तो ये जो एक्स एंटी, यहाँ पर ANTE है, AUNTY वाली आंटी नहीं है। तो ये जो एक्स एंटी का मतलब है प्लांट। तो ये वर्ड से ही एक लाइन लिख दो, हो गया। तो प्लानिंग क्या होता है? करने से पहले सोचना। किसी को चांटा बजाओगे, अभी अगर सोच रहे हो कि जो है 2 घंटे बाद उस जब आएगा हमारे गली से 2 थप्पड़ बजाएंगे, तो ये प्लानिंग हुआ। तो प्लानिंग हमेशा पहले होता है, करने से पहले। तो इसीलिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड याद रखना है वो है बिगिनिंग। इन दोनों को मिला के एक लाइन बना देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला सेविंग जो है वो हाउस होल्ड करता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म करता है। तो ये दोनों का आंसर तैयार हो गया। तो इसमें क्या है, एक्स एंटी सेविंग जो है हाउस होल्ड का जो प्लान सेविंग है जो कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में होता है, उसे एक्स एंटी सेविंग बोलते हैं। तो एक्स एंटी सेविंग refers to the saving of a household which is done at the beginning of the period। दूसरा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, वही सेम चीज़ करूँगा, ये refers to the investment done by the firm, the planned investment at the beginning of the period, hence it is known as एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। तो 2 1 मार्कर हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम 2 1 मार्कर और करेंगे। तो वो है एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो फिर इसको तोड़ के पढ़ेंगे। एक्स पोस्ट का मतलब समझ जाएंगे, पोस्ट मतलब एक्चुअल। तो जो हम सोचे थे, सपोज 1000 रुपया बचाएंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ देखे कि भाई 200 ही बच पाया, तो एक्चुअली जो बचा वो है एक्स पोस्ट सेविंग। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड है वहाँ पे था बिगिनिंग, यहाँ पर था एट द एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ पे है एंड। ये एंड और एक्चुअल, इन दोनों वर्ड को मिला के एक लाइन बोल देंगे और हमारा एक्स पोस्ट सेविंग हो जाएगा। सो रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग डन एट द एंड ऑफ द पीरियड। उसी तरह इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डन एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये दोनों 1 मार्कर हो गया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट करके और ये शेयर करके जितना जल्दी जितना लोगों को स्प्रेड करेंगे उतना बच्चों का फ़ायदा होगा, वो हमारा मोटिव है। और हम मेहनत करके वीडियो पे वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। अभी एग्ज़ाम आ रहा है बच्चों का, तो सारे जो है शांति से वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देखो ताकि याद रह जाए, रटना ना पड़े। थैंक यू।